बैसाख 13, 2079। दिन बिल्कुल आम लग रहा था। पर अचानक श्रीलंका के सारे एमपीज के मोबाइल फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज फ्लैश होता है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स कर रही थी। फॉरेन रिजर्व्स खत्म, महंगाई आसमान पर और पब्लिक डेट कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था। इस पैनिक के माहौल में श्रीलंका की पब्लिक फाइनेंस कमेटी ने अनानन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। और इस बेहद संगीन स्थिति को संभालने के लिए आखिर किसे आमंत्रित किया गया? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के चीफ एडवाइजर डॉक्टर स्वर्णिम वागले को। उन्हें विशेष रूप से इस डूबती हुई शिप को बचाने का रास्ता निकालने के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और हाई स्टेक सवाल उठता है कि एक पॉलिसी एक्सपर्ट आखिर एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाता कैसे है। जब डॉक्टर वागले ने श्रीलंका में अपने आर्थिक सुधार के सुझाव दिए तो वहां धीरे धीरे हालात सुधरने शुरू हुए। लेकिन इस कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। जो एक्सपर्ट कुछ साल पहले श्रीलंका को डूबने से बचा रहा था, वही एक्सपर्ट अब नेपाल के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो लंबे समय से ठहराव और खराब प्रशासन का शिकार रही है, वहां अब इन पर देश की सोई हुई आर्थिक ताकत को जगाने की सबसे भारी जिम्मेदारी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। गोरखा के एक छोटे से गांव बंगखोट से निकलकर नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय तक पहुंचने का यह सफर आखिर कैसा रहा? बचपन में उनके पिता काठमांडू के बुद्धा नीलकंठा स्कूल में पढ़ाते थे और बाद में डॉक्टर वागले का दाखिला भी उसी स्कूल में हुआ। यह स्कूल बिल्कुल आम नहीं था। यहां देश के हर कोने से बच्चे आते थे। एक तरफ पश्चिम नेपाल के देवड़ा गीत गाने वाले बच्चे थे, तो दूसरी तरफ पारस शाह जैसे राज परिवार के बच्चे जो प्राइवेट प्लेन्स के सफर की कहानियां सुनाते थे। इसी विविडली मिक्स्ड माहौल ने उन्हें बचपन में ही दिखा दिया था कि यह दुनिया कितनी वास्ट और अलग है। एसएलसी में पूरे देश में सेकंड रैंक लाने के बाद शुरुआत में उन्होंने साइंस चुना। उस वक्त के टॉप स्टूडेंट्स के लिए यह बिल्कुल नॉर्मल रास्ता था। लेकिन एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। यूके से आए एक नए इकोनॉमिक्स टीचर रे मॉर्गन ने एक दिन क्लास में पूछा, इंडिया की आबादी कितनी है? जवाब आया, करीब 300 मिलियन। फिर टीचर का अगला सवाल था, और कितने ब्रिटिश ऑफिसर्स उन पर राज करते थे? इसका जवाब सच में हिला देने वाला था, सिर्फ 20,000। सिर्फ 20,000 ब्रिटिश ऑफिसर्स और सैनिकों ने 300 मिलियन लोगों पर शासन किया था। इस एक आंकड़े ने उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग की असली ताकत का एहसास कराया। और बस वहीं से साइंस छोड़कर इकोनॉमिक्स पढ़ने का एक गेम चेंजिंग फैसला हो गया। स्कूल के बाद का एकेडमिक सफर तो और भी माइंड ब्लोइंग रहा। उस वक्त स्कूल में और कोई भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा था। तो सोचिए, सिर्फ 2 बच्चों के लिए स्कूल ने यूके से 3 एक्स्ट्रा टीचर्स बुलवाए। ए लेवल्स के बाद उनका पढ़ाई का सफर पूरी दुनिया में फैल गया। पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैचलर्स किया, जहां साइड इनकम के लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में भी काम किया। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट की। पर बात सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रही। इन थियोरीज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने के लिए उन्होंने यूएनडीपी ज्वाइन किया और आगे चलकर वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के सीनियर इकोनॉमिस्ट बन गए। एकदम टॉप टियर इंटरनेशनल करियर। वॉशिंगटन डीसी में लाइफ सेट थी, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। पर ज्येष्ठा 2071 बीएस में कंप्यूटर स्क्रीन पर आए एक छोटे से ईमेल ने पूरी कहानी पलट दी। ये ईमेल था नेपाल के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी रमेश्वर खानल का। उस वक्त नेपाल में सुशील कोइराला की नई सरकार थी और टेक्नोक्रेट्स को वापस देश बुलाने का सिलसिला चल रहा था। ईमेल का मैसेज बड़ा ही क्लियर था, वर्ल्ड बैंक में क्यों बैठे हो? अब देश वापस आने और काम करने का वक्त है। नेशनल प्लानिंग कमीशन ज्वाइन करो। देश एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन से गुजर रहा था और देश की मिट्टी के इस बुलावे को वो ठुकरा नहीं पाए। उन्होंने वर्ल्ड बैंक का कंफर्ट छोड़ दिया और तुरंत नेपाल लौट आए। लेकिन नेपाल वापस आना कोई आसान राइड नहीं थी। प्लानिंग कमीशन में आए 1 साल भी नहीं बीता था कि बैसाख 2072 में 7.8 मैग्नीट्यूड का भयंकर भूकंप आ गया। यह उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। सारी रेगुलर प्लानिंग को बीच में ही रोककर इमरजेंसी डिजास्टर रिकवरी मोड में आना पड़ा। वक्त बिल्कुल नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स का फोकस किसी और ग्लोबल क्राइसिस पर शिफ्ट होने से पहले लॉसेस का एस्टिमेट लगाकर मदद जुटानी थी। यहां उनका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सच में एक लाइफ सेवर साबित हुआ। उन्होंने फास्ट ट्रैक तरीके से अरबों रुपए की एड जमा की और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी यानी एनआरए का गठन किया। इस रियल टाइम क्राइसिस ने उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्किल्स को जमीन पर पूरी तरह टेस्ट कर लिया। इसके बाद का सफर बड़े उतार चढ़ाव से भरा रहा। एक फ्रस्ट्रेटेड टेक्नोक्रेट से देश के एक्टिव पॉलिटिशियन और फिर वित्त मंत्री बनने की जर्नी काफी कॉम्प्लेक्स रही है। नेपाल में सरकार बदलते ही प्लानिंग कमीशन से रिजाइन करना पड़ता, फिर वो वाइस चेयरपर्सन बन के वापस आते।
लंबे वक्त तक वो नेपाली कांग्रेस के करीब रहे, लेकिन आंतरिक मतभेदों के चलते चैत्र 2079 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर राष्ट्रीय सभा ज्वाइन की। देश में एमसीसी जैसे हाईली पोलराइज्ड डिबेट्स चल रहे थे, पर उन्होंने किसी एक पॉलिटिकल पक्ष में झूलने के बजाय पॉलिसी पर फोकस करते हुए एक न्यूट्रल अप्रोच रखी। अंततः तनाहुन वन से चुनाव जीते, एमपी बने और बालिन की सरकार में सीधे फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाला। अब एक बेहद चौंकाने वाली हकीकत पर आते हैं, जहां नेपाल की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती छिपी हुई है। देश की जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा सिर्फ रेमिटेंसेस से आता है, यानी वो पैसा जो हमारे लोग विदेश में मजदूरी करके भेजते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, देश के अंदर का इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो किसी भी मजबूत इकोनॉमी की बैकबोन होता है, उसका हिस्सा मात्र 1.8% है। लिटरली सिर्फ 1.8। ये एक बहुत ही खतरनाक रेड फ्लैग है। अर्थव्यवस्था लोकल उत्पादन पर नहीं, बल्कि कंजम्पशन और बाहर के पैसे पर चल रही है। इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का प्रेशर खत्म हो गया है और देश की सारी युवा शक्ति बाहर जा रही है। और ये ठहराव इन आंकड़ों में और भी क्लियर नजर आता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग दिशाएं दिख रही हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि करंट सिचुएशन में नेपाल की बेसलाइन इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा 4% तक रह सकती है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय सभा के सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट और 16वें पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या है? 7.1% या उससे भी ज्यादा। ये गैप छोटा मोटा नहीं है। 4% से सीधे 7.1% तक जंप करने के लिए सिर्फ माइनर पॉलिसी ट्वीक से काम नहीं चलेगा। यहां बड़े पैमाने पर एक मैसिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। इस थामी हुई अर्थव्यवस्था को पुश करने के लिए आखिर किस आर्थिक दर्शन की जरूरत होती है? यहां आती है 20वीं सदी के महान अर्थशास्त्री J.M. केन्स की फेमस केन्जियन थ्योरी। बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि जब मार्केट स्टैग्नेंट हो जाए और खुद से डिमांड क्रिएट ना कर पाए, तो सरकार को आगे आकर खर्च और हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे वक्त में जब आम लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं और मार्केट ढीला पड़ा है, तो इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का लगाने के लिए सरकार का आगे आना ही एक रास्ता बचता है। पर क्या इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जमीन पर उतारना इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। यहां हकीकत और सपनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सच्ची रियलिटी है, एक निहायत ही कमजोर इंडस्ट्रियल बेस, करीब 40 से 45 बिलियन डॉलर्स की छोटी सी इकोनॉमी और इतना ज्यादा इंपोर्ट की फॉरेन रिजर्व्स मुश्किल से 10 से 12 महीने ही चल सकते हैं। और दूसरी तरफ है वित्त मंत्रालय के मेगा टारगेट्स, इकोनॉमी को 100 बिलियन डॉलर्स तक ले जाना, एक्सपोर्ट्स को 2.5 बिलियन से सीधे 30 बिलियन डॉलर्स तक पुश करना और पर कैपिटा इनकम $3000 के पार पहुंचाना। ये कॉन्ट्रास्ट क्लियरली दिखाता है कि टास्क कितना मॉन्यूमेंटल है। और ठीक यहां पर एक बहुत ही प्रोफाउंड पॉइंट सामने आता है। एक बार प्रदीप गिरी ने संसद में एक बहुत ही चोट करने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक नेपाल में वित्त मंत्री, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और विदेश से पढ़े पीएचडीज को ही बनाया गया, लेकिन उन्हें गेहूं और चावल के बीच का फर्क तक नहीं पता था। ये एक एब्सोल्यूट रियलिटी चेक है। ये स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स और गांव की मिट्टी से जुड़ी हकीकत के बीच के डिस्कनेक्ट को परफेक्टली हाईलाइट करता है। एक विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री होना और एक आम किसान या स्थानीय मजदूर की ग्राउंड रियलिटी समझना, ये दोनों सच में बिल्कुल अलग बातें हैं। और इसी के साथ ये विश्लेषण अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आ गया है। डॉक्टर स्वर्णिम वागले का सफर एक छोटे से गांव से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक गया। लेकिन आज वो जिस मंत्रालय को लीड कर रहे हैं, वहां सिर्फ फॉरेन फॉर्मूलाज काम नहीं आएंगे। तो सवाल ये छूटता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में बिताया गया ये बेहतरीन करियर नेपाल की लोकल रियलिटी टेस्ट को पास कर पाएगा? क्या हार्वर्ड और वर्ल्ड बैंक्स का ज्ञान नेपाल की स्थानीय भूगोल और जमीनी समस्याओं को समझकर देश की अर्थव्यवस्था को सही मायने में पुनर्जीवित कर पाएगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर वक्त और आने वाली नीतियां ही देंगी। पर सच में ये हम सबके लिए एक बेहद गहरे मंथन का विषय है।